नमस्ते साथी रेबेल कैपिटल्स, आशा है कि आप ठीक हैं। तो हमारे पास कुछ बड़ी खबरें हैं, कुछ प्रमुख दिवालियापन की घोषणाएं अभी की गई हैं। चलो सीधे इसमें चलते हैं और इनमें से बेचिन कुछ पर चर्चा करते हैं। वास्तव में दिवालियापन की घोषणाओं पर जाने से पहले चलो देखते हैं कि आज स्टारबक्स के साथ क्या हो रहा है। मैंने वास्तव में इस बारे में बहुत से लोगों को बात करते नहीं सुना। और यहाँ सीएनबीसी से स्टारबक्स 1/100 कॉरपोरेट कर्मचारियों ईओडी को निकालने जा रहा है क्योंकि बिक्री गिर रही है। सही है। और याद रखें, स्टारबक्स को लंबे समय से समस्याएं हो रही हैं और वे कह रहे हैं उपभोक्ता दबाव में है। उपभोक्ता ने सफेद झंडा उठा लिया है। उपभोक्ता की खरीद शक्ति कम हो गई है क्योंकि उनकी वेतन महंगाई के साथ नहीं बढ़ रही है। हम इसे अपने स्टोर में देख रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने वास्तव में एक नए सीईओ इस आदमी ब्रायन निकेल को नियुक्त किया है, जिसने इस बड़े भव्य योजना के साथ सामने आया। और अब ऐसा लगता है कि वे बस एक तरह से उसे सीधे टॉयलेट में डाल रहे हैं और वे कह रहे हैं ठीक है, भव्य योजना को भूल जाओ। हम जो करने जा रहे हैं वह बस नौकरियों में कटौती करना शुरू करना है। और आप ये हर एक चक्र में होते हुए देखते हैं, जहां अर्थव्यवस्था ठीक है, ठीक है, ठीक है, जब तक अचानक ये ठीक नहीं रहती, या कॉरपोरेट अमेरिका ठीक कर रहा है। यहां कुछ भी नहीं है, कोई दिवालियापन नहीं है, जब तक कि आप इस मौलिक बदलाव तक नहीं पहुंचते, जहां हमारे पास यह रेखा है, यह टेक्टोनिक बदलाव है, जहां यह अब दिवालिया कैसे हुए? ये बहुत धीरे-धीरे हुआ, फिर अचानक सब कुछ एक साथ हो गया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यही है, लेकिन ये हो सकता है। हमने बस देखा कि वॉलमार्ट ने कुछ दिन पहले घोषणा की। हमने इस पर एक वीडियो बनाया था जहां ये इस तरह का कारण बना जो बाजार में गिरावट का कारण बना जो हम देख रहे हैं। ये पिछले हफ्ते शुरू हुआ जब वॉलमार्ट ने कहा, हाँ, हम 2025 के लिए कोई बड़ी उम्मीद नहीं कर रहे हैं क्योंकि उपभोक्ता पर दबाव है। और फिर अगले दिन हमारे पास मिशिगन सर्वेक्षण आया और कहें कि खैर, उन्होंने नहीं कहा औसत उपभोक्ता, औसत अमेरिकी, औसत जो और जुआने ने उन्हें बताया, अरे, हम 2025 की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। ये बुरा होता जा रहा है। ये वास्तव में बुरा होता जा रहा है। और यही वजह है कि हमने देखा कि उस सर्वेक्षण में लगभग 10 या 12% की गिरावट आई। सिर्फ महीने 5 में। मतलब सच में पागलपन की बात है। तो इस लेख पर वापस आते हैं, मुख्य चर्चा के बिंदु। स्टारबक्स एक वाई कंसोर्ट कॉर्पोरेट कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है। और ध्यान रखें, यही लगभग एकमात्र छंटनियां हैं जो वे कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके अधिकांश स्टोर फ्रेंचाइज हैं। छंटनियां कैफे के कर्मचारियों को प्रभावित नहीं करेंगी। यह थोड़ा बेईमानी है, क्योंकि अगर उनके पास कई कैफे होते तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि वे शायद वहां भी छंटनी कर रहे होते। निकेल ने कहा कि वह कंपनी के संचालन को सुव्यवस्थित करने का लक्ष्य रखता है, क्योंकि वह 4 लगातार तिमाहियों में समान के स्टोर बिक्री में गिरावट के बाद व्यवसाय को सुधारने की कोशिश कर रहा है। तो आप इसे अमेज़न पर नहीं डाल सकते, है ना? आपको बस 4 तिमाहियों में करना है। पिछले 4 तिमाहियों में क्या हुआ है? क्या अर्थव्यवस्था बस एक खाई में गिर गई है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। लेकिन हमने धीरे-धीरे देखा है कि यह खरीदने की शक्ति खत्म होती जा रही है, क्योंकि आपके नाम मात्र वेतन बढ़ रहे हैं, लेकिन कीमतें अधिक दर पर बढ़ रही हैं। यहां तक कि अगर कीमतें स्थिर हो जाती हैं, तो वेतन भी स्थिर हो जाते हैं। अभी भी एक महत्वपूर्ण अंतर है, जहां लोगों के पास खरीदने की शक्ति नहीं है। उन्होंने 2019 में भी ऐसा किया था, क्योंकि केंद्रीय योजनाकारों द्वारा बनाए गए सभी आर्थिक विकृतियों और तानाशाही के प्रतिक्रिया के कारण, जो सर्बासियस बीमारी के लिए थी। यह सर्बासियस बीमारी नहीं थी, मुझे नहीं पता। यह सरकार की सर्बासियस बीमारी के प्रति प्रतिक्रिया थी, जिसने अर्थव्यवस्था में हम जो समस्याएं देख रहे हैं, उन्हें पैदा किया। फिर से, ऐसा नहीं है कि हम बस एक खाई में गिर रहे हैं, लेकिन औसत जो और जवान के लिए अपने सिर पर छत और मेज पर खाना रखना स्पष्ट रूप से कठिन हो रहा है, और इसलिए उन्हें पीटर से चोरी करके पॉल को भुगतान करना पड़ रहा है। तो पहले उनके पास कॉफी पर $5 खर्च करने के लिए पैसे थे। अब उन्हें कटौती करनी पड़ रही है। उनके पास वह $5 नहीं है, क्योंकि उन्हें इसे अपने किराए के भुगतान, अपने बंधक के भुगतान में लगाना है, फिर से बस मेज पर खाना रखने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि लोगों को जिन चीजों की जरूरत है, उनकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि उन चीजों की कीमतों का प्रभाव जो लोगों को जरूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में, लोग क्या चाहते हैं? आप उन व्यवसायों को वास्तव में देख रहे हैं? शू करना
दबाव महसूस करें, और यह आमतौर पर बेरोजगारी दर के बढ़ने की ओर ले जाता है। हमें देखना होगा कि यह कैसे आगे बढ़ता है। तो ये सिर्फ स्टारबक्स के बारे में है, लेकिन वास्तव में मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा था वह नहीं थी। जिसके बारे में मैं शुरू में बात कर रहा था, तो जोआने, और मुझे लगता है कि इस कंपनी का नाम पहले जोआने इत्यादि था। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग मुझे सुधार सकते हैं। लेकिन जोआने मूल रूप से कपड़े और तरह तरह की कला और शिल्प की दुकानों को, सभी, कुछ नहीं, सभी को बंद करना है। उनकी 800 दुकानों में से दूसरी बार 10 महीनों में दिवालिया होने के बाद। और फिर अगर यह सिर्फ इस प्रकार की दुकान होती तो आप कह सकते थे ठीक है, मैं समझता हूं, अमेजन उनका लंच खा रहा है। अमेजन स्टारबक्स का लंच नहीं खा रहा है ना? अमेजन मैकडोनल्ड्स का लंच नहीं खा रहा है। कोई मजाक नहीं। तो आपको डेटा को पूरी तरह से देखना होगा, और यह सच है, कुछ डेटा ऐसा है जो अभी भी सकारात्मक है, और ये में से बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। लेकिन जब ये चक्र चलते हैं तो ये कभी भी एक साथ नहीं होते। यह हमेशा एक बहुत ही धीरे धीरे होने वाली चीज होती है। यही वजह है कि इतने सारे लोग चौंक जाते हैं। वे इसे तब तक नहीं देखते जब तक कि आप इसे सीएनबीसी पर देखना शुरू नहीं करते। और ज्यादातर लोग पहले एक गिरावट को नोटिस करते हैं अपने जीवन में, और फिर वे इसे स्टॉक मार्केट के गिरने से होते हुए देखते हैं। और फिर यही तरीका है जिससे वे निश्चित रूप से जानते हैं कि हाँ, अर्थव्यवस्था अभी अच्छी नहीं है। कम से कम मेरे अनुभव में यही तरीका है जिससे ये चक्र चलते हैं। तो वे पहले इसे अपने जीवन में देखते हैं, या यार नौकरी पाना मुश्किल हो रहा है, यार मेरे सभी दोस्त संघर्ष कर रहे हैं, यार जिन लोगों को मैं जानता हूं कि वे अच्छा कर रहे हैं वे संपत्तियां रखते हैं। ये ऐसा नहीं है कि वे अपने काम में बेहतर कर रहे हैं, वे बेहतर कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एक घर है और उसकी कीमत बढ़ रही है, या उनके पास एक स्टॉक है, पोर्टफोलियो, वे MAG7 के मालिक हैं। और फिर क्या होता है कि ये और भी मुश्किल होता जाता है, लेकिन धीरे धीरे नौकरी मिलती है। छत के ऊपर रखने में और भी मुश्किल होती जा रही है, लेकिन धीरे धीरे, और फिर आप बहुत सारी दिवालियापन की घटनाएं देखने लगते हैं। और फिर वह औसत जॉर्जियन सीएनबीसी देखता है। हे भगवान, मैंने समाचारों में सुना है कि स्टॉक मार्केट वास्तव में गिर रहा है। और फिर यह पुष्टि होती है, और शायद यही वह समय है जब कहानी बदलती है। हमें देखना होगा कि यह कैसे आगे बढ़ता है। और फिर इसका मतलब यह नहीं है कि स्टॉक मार्केट गिरने वाला है या ऐसी कोई चीज। हमें बस इन डेटा पॉइंट्स को लेना है और उसे विश्लेषण में शामिल करना है। जैसा कि हम पिछले हफ्ते कह रहे थे, यह ऐसा है जैसे हमारे पास एक बांध है जो अभी तक नहीं टूटा है। बिल्कुल नहीं, लेकिन इसमें काफी सारे दरारें हैं। तो हमें क्या करना है? हमें दरारों की ओर इशारा करना है, हमें उन्हें स्वीकार करना होगा। हम उन्हें बस नजरअंदाज नहीं करना चाहते, हमें उन्हें स्वीकार करना होगा और हमारी सही विश्लेषण में उन्हें संभावनाओं के अनुसार शामिल करना होगा कि बांध वास्तव में टूटता है। और शायद संभावनाएं अभी भी कम हैं, लेकिन हम बस अपने सिर को रेत में नहीं छिपा सकते जैसे कि एक स्ट्रॉथ, और बस यह नहीं कह सकते कि ठीक है, मेरी निवेश रणनीति है कि अज्ञानता ही सुख है। वाह, यह हो सकता है कि आप यही करना चाहें, लेकिन मैं यही नहीं करना चाहता। इस पर वापस आते हुए, जोआने की दुकानें 10 महीनों में 2 दिवालियापन के बाद भौतिक रिटेल परिदृश्य से गायब हो जाएंगी। और वैसे भी ये सिर्फ जोआने की दुकानें नहीं है। आपको सोचना होगा ये स्ट्रिप मॉल के मालिक के लिए क्या करता है, क्योंकि मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, उस स्ट्रिप मॉल का मालिक, चाहे वह आदमी हो या औरत, वो मुश्किल में है, क्योंकि ये शायद उनके लिए एक एंकर टेनेंट था, और वे शायद उस टेनेंट को जल्द ही बदलने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास 20,000 वर्ग फुट या जो भी है। तो आज के माहौल में कौन सा रिटेलर उस 20,000 वर्ग फुट की जगह को लेना चाहेगा? वहां एक बड़ा समस्या है। और फिर आप कहते हैं ठीक है, ठीक है, ये उस बैंक पर कैसे असर डालता है जिसने उस आदमी को पैसे उधार दिए थे? जो स्ट्रिप मॉल का मालिक है, आपको यहां डोमिनो प्रभाव के बारे में सोचना होगा। कर्ज के पहाड़ और एक ब्रांड जो लगातार टूटता जा रहा है, जीवित रहने के रास्ते बंद हो गए हैं। एक उदाहरण है, ये वास्तव में ऐसा माहौल नहीं है जिसमें कंपनियां अन्य रिटेलर्स सहित जोखिम उठाना चाहेंगी और बदलाव करने की कोशिश करेंगी। इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि परिसमापन अंततः गंतव्य बन गया है। वे स्पष्ट रूप से यहां मध्य वर्ग की वित्तीय स्थिति का जिक्र कर रहे हैं। तो बस कुछ विवरण। लगता है कि वे अदालत के तहत पुनर्गठन के लिए अध्याय 11 दाखिल कर रहे हैं। हाँ, मेरा मतलब है, ठीक है, बढ़िया, आप अपने कुछ कर्ज को लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि यह वास्तव में, मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि उनके वित्तीय आंकड़े कर्ज के भुगतान के बिना कैसे दिखते हैं। तो
क्या यह सिर्फ उनकी पूंजी संरचना है या यह है कि वे कर्ज के बिना भी लाभदायक नहीं हैं? क्योंकि अगर वे लाभदायक नहीं हैं, भले ही उनके पास वह कर्ज का भुगतान न हो, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। और ध्यान रखें, यह एक कर्ज का भुगतान है जिसका ब्याज दर ऐतिहासिक रूप से बहुत कम है। अब याद रखें, यह 2019 या 2020-21 में जो ब्याज दर थी, उससे उतनी कम नहीं हो सकती, लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह एक बहुत ही कम ब्याज दर है। और यही वजह है कि ऐसे लोग जैसे एडम टैगार्ट हमेशा कहते हैं, आप जानते हैं, सुअर और पायथन की तरह इस चीज को काम करने में थोड़ा समय लगता है। और यही आप देख रहे हैं, क्योंकि जब ब्याज दरें आगे की ओर बढ़ती हैं, तो इसका सभी पर असर नहीं पड़ता। यह असली अर्थव्यवस्था में बहुत से लोगों को प्रभावित नहीं करता, लेकिन यह उन मेगा कॉरपोरेशनों को प्रभावित करता है जिन्हें अक्सर बहुत कम समय के लिए उधार लेना पड़ता है। अब इसका उन पर तुरंत प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कर्ज का नवीनीकरण 1 साल, 1 साल और आधा या 2 साल में नहीं हो सकता। लेकिन एक निश्चित बिंदु पर अगर ब्याज दरें ऊंची बनी रहती हैं, न कि सिर्फ ऊंची बल्कि पहले से अधिक, तो रबर सड़क से मिलने वाला है। अब बकाया चुकाने का समय आ गया है। और यही आप जुआने आदि के साथ देख रहे हैं, या जुआने, या जो भी इसे अब कहा जाता है। 10 महीने पहले वे शायद ऐसा सोच रहे थे, हाँ चलो बस इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और उम्मीद है कि ब्याज दरें कम होंगी या फिर कोई चमत्कार होगा जहां लोग अमीर बनने लगेंगे और हमारे स्टोर में वापस आएंगे। लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। अब रनवे खत्म हो गया है। मुझे बस नहीं पता कि वे इसे कैसे पलट सकते हैं। मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता, शायद उनकी नकदी प्रवाह है। मेरा अनुमान है कि अगर वे ब्रांड का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं ताकि वापस जाएं, और आप जानते हैं, कुछ स्टोर खोलें या शायद ऑनलाइन चीजें करें, तो मुझे लगता है कि यह बस उसी तरह से खेलता रहेगा। बस 5 साल या 3 साल में हजारों छोटे घावों से मौत। हम फिर से उसी जगह पर हैं जहां, आप जानते हैं, उन्हें एक नई पुनर्गठन की जरूरत है, या फिर इसे खत्म कर देना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि यह एक नया व्यवसाय है। ये देखो, 1943 में स्थापित हुआ, तो इसके सिर्फ विचार करो, उन्होंने क्या क्या सहा है। खैर, उन्होंने, और वैसे उन्होंने यह सब द्वितीय विश्व युद्ध में शुरू किया, भगवान के लिए। तो उन्होंने 1970 के दशक का सामना किया, उन्होंने इसका सामना किया, वैश्विक वित्तीय संकट, उन्होंने डॉट कॉम बस्ट का सामना किया। मेरा मतलब है, उन्होंने इन सभी चीजों का सामना किया और जीवित रहे। वे सरकार की सरफेशियस बीमारी के प्रति प्रतिक्रिया को सहन नहीं कर सके। यह अंतिम प्रहार है। तो आपको बस अपने आप से पूछना है, क्या जो आने आदि एक अलग मामला? शायद। क्या यह एक अलग मामला है? शायद। और मैं इसे समझता हूं। अमेजन ने उनके बहुत से व्यवसाय को ले लिया है, लेकिन शायद यह उस वजह से नहीं है जो आप स्टारबक्स, वॉलमार्ट या मैकडॉनल्ड्स में देखते हैं। और जो चेतावनियां हमें इन सभी अन्य व्यवसायों से मिल रही हैं, जो शायद अमेजन से प्रभावित नहीं हैं, अगर वे सभी एक ही बात कह रहे हैं, तो फिर आपको वहां बैठकर सिर खुजाना होगा और कहना होगा, खैर, शायद, बस शायद ये सिर्फ अमेजन का मुद्दा नहीं है। शायद यह एक आर्थिक मुद्दा है, और हम देखना शुरू कर रहे हैं कि लोगों की खरीदारी की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई है। पिछले 2 या 3 वर्षों में, जब से स्टेमी चेक खत्म हुए हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आप में से हर एक को व्यक्तिगत रूप से इस साल के रेबेल कैपिटलिस्ट लाइव में आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। यह अद्भुत है। यह एक अद्भुत सम्मेलन है जो मैं हर साल आयोजित करता हूं। यह आपको एक बुलेट प्रूफ पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। यह आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी को बढ़ाने में मदद करता है, और साथ ही यह आपके नेटवर्क के आकार को भी बढ़ाने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में, आप बहुत से समान विचारधारा वाले व्यक्तियों, साथ ही रिबेल कैपिटलिस्ट्स से मिलते हैं। यह ऑरलैंडो में 25 मई डिपार्टमेंट से 25 मई तक होगा। पिछले वक्ताओं में रॉबर्ट कियोसाकी, रॉन पॉल, पीटर शिफ और माइक मलोनी जैसे लोग शामिल रहे हैं। लिन ऑल्डन, बस कुछ नाम लेने के लिए। तो अपने टिकट जल्दी से जल्दी लेने के लिए, और ये जानने के लिए कि इस साल के रेबेल कैपिटलिस्ट लाइव में कौन बोल रहा है, आप इसे rebelcapitalistlive.com पर देख सकते हैं। और बस एक छोटी सी अंदर की जानकारी, अगर आप अपने टिकट जल्दी ले लेते हैं तो आपको छूट मिल सकती है, क्योंकि जैसे जैसे हम कार्यक्रम के करीब पहुंचते हैं, टिकटों की कीमत बढ़ती जाती है। तो इंतजार मत करो, अभी rebelcapitalistlive.com पर जाएं और अपने टिकट ले लो, और मैं आपको 35 मई से 25 मई तक ऑरलैंडो में मिलूंगा।